तो जो हमने रेट ऑफ रिटर्न ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला ड्राइव किया था और उसको एक्सप्लेन भी किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपने अपने तौर पे इसको सॉल्व करना है। इनमें एक एग्जांपल हमने की थी, लेकिन इसमें आपको एक आध इसको सिर्फ मैं ज़बानी ज़बानी बता देती हूँ। अगर आप लोग देख के आए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो एंड पे पूछ लें कि ये इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर, इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट। इन्होंने हमें हमने फार्मूला में एक चीज़ रखी थी एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट और दूसरी चीज़ थी करंट एक्सचेंज रेट। अब इन्होंने एक्सपेक्टेड या करंट जो सा वो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा एक्सचेंज रेट इन 2004 एंड एक्सचेंज रेट इन 2005। इससे हमने खुद ही अंदाजा कर लेना है कि जो 2004 का लिखा हुआ है वो करंट एक्सचेंज रेट की जगह पुट करना है, और जो 2005 का लिखा हुआ है वो एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट की जगह पुट करना है। अगर आप इस डायग्राम में सॉरी इन डाटा जो हमारे पास गिवन है इसको देखें, तो आपके पास करंट एक्सचेंज रेट 1.96 है और एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट 1.75 है। फ्यूचर में इसका मतलब ये है कि पाउंड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर जब गिर जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि आपको फायदे के बजाय नुकसान हो। इसको कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पाउंड प्लस 1 इंटू ब्रैकेट प्लस 0.0483% में दिया हुआ ये इंटरेस्ट रेट जो पाउंड पे है वो आपने लिख लिया है। 1.75 के आपका एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट है, माइनस 1.96 के आपका करंट एक्सचेंज रेट है, डिवाइड बाई 1.96। जब आपने 1.75 में से 1.96 को माइनस करना थी वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जानी है, क्योंकि आपका फ्यूचर एक्सचेंज रेट जो है एक्सपेक्टेड वो कम है। तो आपने जब इसको एंड पे सारा कैलकुलेट किया, आपका चूंकि ये इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हायर नहीं है, तो 0.048 में से माइनस की जब आपने वो वैल्यू, तो आपके पास क्या आंसर आया, -0.064। ये बाजार बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने क्लास में करवाया था, बच्चे इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करते हैं। एक दफ़ा आप लोग इसे अपने तौर पे करके देख लीजिएगा। नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है? या नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न मीन्स दैट द इन्वेस्टर वुड हैव लॉस्ट मनी इन डॉलर टर्म्स बाय परचेजिंग द ब्रिटिश एसेट। कि अगर आप डोमेस्टिक मतलब डॉलर की टर्म में इन्वेस्ट करते तो आपको डायरेक्ट जो रेट ऑफ रिटर्न डॉलर पे 2.37% था वो मिल जाना था, लेकिन जब आपने करेंसी कन्वर्ट की इन अदर करेंसी, इन दैट केस आप ने का चूंकि फ्यूचर रेट जब आपने वो करेंसी दोबारा डॉलर की टर्म में कन्वर्ट की तो उसका एक्सचेंज रेट कम हो चुका हुआ था, करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी थी, तो आपको नुकसान हो गया। इस एग्जाम्पल का पर्पज ये था। आप एग्जाम्पल अगर आपको दी जाए एग्जाम में भी तो आप उसे सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, एंड पे एक आध लाइन में आप लिखेंगे कि इसका आंसर शो क्या करता है। एक और चीज, ये भी एग्जाम्पल वैसे सिंपल है लेकिन इसमें ये है कि आपने येन एज अ फॉरेन करेंसी ली हुई है, लेकिन इसमें येन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर नहीं दी हुई, बल्कि डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ येन दी हुई है कि 1 डॉलर इज इक्वल टू 104 यूनिट्स ऑफ जैपनीज करेंसी है, ये इसके बराबर है। तो हमने चूंकि ये डोमेस्टिक करेंसी डॉलर को ली हुई है, तो हमने इसका एक्सचेंज रेट डॉलर का इन टर्म्स ऑफ येन नहीं लेना, बल्कि हमने चूंकि येन खरीदने हैं डॉलर से, तो हमने इससे रेसिप्रोकल एक्सचेंज रेट निकालना है। तो उसका तरीका क्या है कि इसको सॉल्व करने से पहले आप एक्सचेंज रेट जो 2004 का है उसे 1 डिवाइड बाई 104 करेंगे, तो आपके पास निकल आएगा एक्सचेंज रेट ऑफ येन इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इसी तरह जो 2005 का एक्सचेंज रेट है, ये 05 ऊपर 2005 को शो करता है, उसे आपने 120 से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद बाकी सेम है कि आप इन वैल्यूज को पुट कर दें उस फार्मूला में जो रेट ऑफ रिटर्न का आपने कल कैलकुलेट किया था। आपका आंसर क्या है, -13.52%। एंड में इस आंसर को 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये परसेंटेज में आ जाता है। अगेन इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न है कि आप अगर येन पे आप रेट ऑफ रिटर्न आपको हायर भी लग रहा है, जो कि इधर ये ऊपर आपके पास ये दिया हुआ डाटा में कि रेट ऑफ रिटर्न डॉलर पे बल्कि वो हायर है भी नहीं, 2.37 है, और येन पे है 0.02%। और आपने जब येन में इन्वेस्ट किया तो उस पर रेट ऑफ रिटर्न भी कोई इतना खास नहीं था, ऊपर से करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, और एट द एंड जो कुछ आपके पास आया वो ये नुकसान था जो -13.52% है। इसी तरह एग्जाम्पल 3 है, ये 1 है करेंसी साउथ कोरिया की। इसका भी अगर एक्सचेंज रेट आपके पास किस तरह से दिया हुआ है, डॉलर का इन टर्म्स ऑफ 1 दिया हुआ है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्सचेंज रेट फॉर 1 इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो किस तरह आप करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो करेंसी के दरमियान जो एक्सचेंज रेट है वो रेसिप्रोकल होता है, एक की टर्म्स में निकला हुआ है, तो इन टर्म ऑफ सेकंड निकालने के लिए आप 1 डिवाइडेड बाय दैट एक्सचेंज रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। कैसे? अगर आपके पास डॉलर की प्राइस 150 रुपीज़ है, तो आप
रुपीज की प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर आपने निकालनी है तो आप 1 डिवाइड बाई 150 करेंगे। ये कन्वर्ट करने के बाद आपने वैल्यूज अगेन उसी फार्मूला में पुट की और आपका आंसर क्या है 7.46%। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्सचेंज रेट 2.37% था डॉलर पे और 4.4% है येन पे, सॉरी वन पे, और 2004 में आपका एक्सचेंज रेट ये था, 2005 में ये है, इसको आपने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो आप इस सिचुएशन में आपको 7.46% पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। इन एग्जांपल्स को आपने बच्चों एक दफा जरूर सॉल्व करके देखना है। एंड रिजल्ट क्या है कि एन इन्वेस्टर शुड चूज द डिपॉजिट और एसेट दैट प्रोमिसेस द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अज्यूमिंग इक्विवेलेंट रिस्क एंड लिक्विडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप रिस्क और लिक्विडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर कर लिया और वो इक्वल हो तो रेट ऑफ रिटर्न जिस करेंसी पे हाईएस्ट हो आपको उस करेंसी में डिपॉजिट करना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। ये फोर्थ चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसमें मेनली हमने रेट ऑफ रिटर्न फार्मूला जो है उसको ड्राइव किया और उसको एक्सप्लेन किया, प्लस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने उसे सॉल्व किया। अगर आप वो फार्मूला अच्छी तरह समझ चुके हैं और आपको रेट ऑफ रिटर्न जो डिफरेंट करेंसी पे है उनको कंपेयर करना और कैलकुलेट करना आ गया तो आप फिफ्थ चैप्टर को भी समझ सकेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अगर अभी तक नहीं खोल के देखा एक दफ़ा फोर्थ चैप्टर से गो थ्रू हो जाए। फिफ्थ चैप्टर हमारा है क्या, आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट रेट पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वल होना। Interest rate parity is one of the most important theories in international finance because it is the best way to explain that how exchange rate values are determined and why they fluctuate. Most of the international currency exchange occur for the investment purpose and therefore understanding the prime motivation for international investment is important to understand the fluctuation in the exchange rate. Interest rate parity theory is a basic theory of international finance जिसका पर्पस ये है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी जितनी भी आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होती है उसका पर्पस क्या होता है, हायर रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना। तो उसकी वजह से जब फॉरेन करेंसी आप परचेज करते हैं या आप सेल करते हैं, मतलब जितने की भी आपकी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल अकाउंट में लिखे जाते हैं वो ट्रांजैक्शन डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट करेंसीज के दरमियान एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये थ्योरी इस थ्योरी से फर्क है जिसे परचेजिंग फॉर पैरिटी थ्योरी भी आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स की डिमांड जो होती है उसके लिए जो फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है वो डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए जो फॉरेन करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई है वो ये डिसाइड करती है कि डिफरेंट करेंसीज के दरमियान एक्सचेंज रेट क्या होगा। इस चैप्टर में हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी पढ़ेंगे और नेक्स्ट में हम परचेजिंग फॉर पैरिटी थ्योरी भी पढ़ेंगे। So interest rate parity is theory used to explain the value and the movement of exchange rate. It is also known as the asset approach to the exchange rate determination. The interest rate parity theory assumes that the action of international investors induce changes in the spot exchange rate. Interest rate parity suggests that transactions on a country's financial account affect the value of the exchange rate on the foreign exchange market. This is in contrast with the purchasing power parity theory, which assumes that the actions of importers and exporters whose transactions are recorded on the current account induce the changes in the exchange rate. इंटरेस्ट रेट पैरिटी, जैसा इसके नाम से लगता है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट दोनों करेंसीज पे अगर इक्वल हो जाए तो आप कहेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन होल्ड। बट इन रियलिटी ये जब थ्योरी प्रेजेंट की गई तो ये वो टाइम पीरियड था जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थे। इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन नाम से ही लगता है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी मीन व्हेन इंटरेस्ट रेट ऑन टू करेंसीज इज इक्वल, लेकिन ये तब की बात है जब एक्सचेंज रेट फिक्स थे। अभी हमने पिछले चैप्टर में जब ड्राइव किया रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला तो हमने ये देखा कि रेट ऑफ रिटर्न जो होते हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करते बल्कि करेंसीज की आपस में एक्सचेंज वैल्यू पे भी डिपेंड करती हैं। तो अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन तब होल्ड करती है, it is a condition of equality between the rate of returns on comparable assets between two countries. दो countries के दरमियान currencies या comparable assets in different form में भी हो सकते हैं, आप उनकी according to liquidity उनकी categorization कर सकते हैं। उन पे अगर रेट ऑफ रिटर्न इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन होल्ड्स। सो
अब एक्सचेंज रेट चूंकि फ्लक्चुएट है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंसिडर नहीं होना, रेट ऑफ रिटर्न भी होना है, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी बिकम्स रेट ऑफ रिटर्न पैरिटी, बट द नेम इज नेवर चेंज, कि नेम तब से चला आ रहा है तो वही हम कहते हैं, लेकिन असल में ये कंडीशन तब होल्ड करती है जब रेट ऑफ रिटर्न दोनों करेंसीज पे दोनों कंट्रीज में इक्वल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन डॉलर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न ऑन पाउंड। अब ये जब इक्वल हो जाएंगे दोनों, तो वी विल से दैट इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। It is a condition in which the rate of return on comparable assets in two countries are equal. A theory of exchange rate determination which is based on investor motivations in which equilibrium is described by the interest rate parity condition. कि रेट एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न दो करेंसीज पे इक्वल हो जाएंगे। आप इसमें जो ये आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी कंडीशन है या रेट ऑफ रिटर्न पैरिटी है, इसमें आप फार्मूला पुट कर दें, रेट ऑफ रिटर्न ऑन डॉलर या डोमेस्टिक करेंसी पे सिंपली इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी के लिए हम क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड और एनी फॉरेन करेंसी जो भी आप यहाँ पे ले रहे हैं, प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड एंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट एंड करंट एक्सचेंज रेट, इससे जो वैल्यू में डिफरेंट आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें आपका एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट जो है वो अगर हायर होगा तो आप इसमें करेंसी के एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से भी यू विल अर्न। इसमें सम बुक्स में तो दिया हुआ है कि लास्ट टर्म, अब ये जो आपकी टर्म दी हुई है पूरी की पूरी, अगर आप इसको विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो एक दफ़ा ये 1 से मल्टीप्लाई होगी और एक दफ़ा ये इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड से मल्टीप्लाई होगी। अगर आपने पीछे जब फार्मूला ड्राइव किया तो आपको याद हो कि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरी की पूरी आपको जब आप वापस कन्वर्ट कर चुकते हैं कितनी मिलती है। जबकि ये जो इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड है इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जब आपने फॉरेन करेंसी डिपॉजिट कराई फॉरेन बैंक्स में, तो वो जब आप कन्वर्ट करेंगे अपनी डोमेस्टिक करेंसी में तो आपको क्या मिलेगा। तो चूंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो ओवरऑल आफ्टर 1 ईयर को इतनी हायर अमाउंट नहीं होती, तो आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो थोड़ी देर के लिए इस टर्म को अगर आप इग्नोर कर दें तो हमारे पास पीछे सिर्फ ये टर्म जो सी 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर, इस टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाए, माइनस इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट माइनस करंट एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय करंट एक्सचेंज रेट। तो फाइनल टर्म जो सी हमने ड्रॉप की है, यानी कि इस पूरी टर्म को जब हमने इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड से ड्रॉप की मल्टीप्लाई किया था तो उसे हमने ड्रॉप किया है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड या एनी फॉरेन करेंसी जो है वो हायर हो तो फिर इस टर्म को हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दैट सिचुएशन इट विल बी अ बिग टर्म जो विच में इफेक्ट आवर आंसर और आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट पैरिटी। अच्छा, तो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम की ये सिचुएशन आ गई है कि इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर माइनस इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब ये कंडीशन होल्ड करेगी तो आपकी रेट ऑफ रिटर्न पैरिटी कंडीशन जो सी है वो भी होल्ड करेगी। अब तकरीबन करना हम इसको कल डिटेल से करेंगे, लेकिन फिर भी मोस्ट सिंपली आप ये डिस्क्राइब करने के लिए कि वैल्यू या एक्सचेंज रेट क्या डिसाइड होगा बिटवीन टू करेंसीज, सप्लाई ऑफ पाउंड, इसको अपवर्ड स्लोपिंग अप कर लें, डिमांड फॉर पाउंड डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर है ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ पाउंड इन एक्स एक्सिस। अब सप्लाई ऑफ पाउंड बढ़ेगी जब भी एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है वो बढ़ेगा, लेकिन डिमांड फॉर पाउंड जो है वो कम होगी। इसी तरह अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो आपकी सप्लाई ऑफ पाउंड जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ के द सप्लाई इज जनरली बाय द ब्रिटिश इन्वेस्टर्स हु डिमांड डॉलर टू परचेज द डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, कि सप्लाई कहाँ से आएगी कि ब्रिटिश जिनकी करेंसी असल में पाउंड है वो अगर डॉलर खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में जो चीज़ वो सप्लाई कर रहे होंगे वो क्या होगी, वो पाउंड होगी। इसके अलावा कुछ सप्लाई जो सी है वो यूएस इन्वेस्टर्स के पास भी मौजूद होगी पाउंड की, और इसी तरह द डिमांड फॉर पाउंड इज in exchange for the dollar at all different exchange rate that might prevail. The demand is generally by U.S. investors who usually who supply dollar to purchase pound denominated assets. Pound denominated assets mean ऐसे assets खरीदने के लिए
जो कि सिर्फ पाउंड्स में उनकी वैल्यू मौजूद हो। Of course, demand may also come from the British investors who decide to convert previously purchased dollars. So, rate of return on pound इस चीज़ के इक्वल है, और इस फार्मूला से हमें पता चलता है कि जो एक्सपेक्टेड रेंज विच इम्प्लाइज दैट एक्सचेंज रेट राइजेस रेट ऑफ रिटर्न फॉल, कि ये जो करंट एक्सचेंज रेट है जितना ज़्यादा हायर होगा आपकी ये टर्म उतनी ज़्यादा लोअर होती चली जाएगी। तो इसलिए हायर एक्सचेंज रेट पे डिमांड फॉर पाउंड जो सी है वो कम होगी और सप्लाई जो सी है वो ज़्यादा होगी, और लोअर एक्सचेंज रेट पे रेट ऑफ रिटर्न ऑन पाउंड चूँकि ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर पाउंड जो सी है वो ज़्यादा होगी। इसमें से आप कोई क्वेश्चन जो भी आपका हो आप पूछ सकते हैं ताकि हम कल इसको स्टार्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट इतनी सिंपल सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम नहीं है इंटरेस्ट रेट पैरिटी की, बल्कि आगे थोड़ा सा जब हम कंपेयर करेंगे रेट ऑफ रिटर्न्स को इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। फिर हम रेट ऑफ रिटर्न का रिलेशनशिप जो उनसे उसको ड्रा करेंगे। Relationship rate of return on pound with exchange rate and rate of return on dollar. Rate of return on dollar आपके पास गिवन है और exchange rate का जो है, लेकिन ये हम कल करेंगे। एनी क्वेश्चन बच्चों? और कोई क्वेश्चन बच्चों? नो मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कल हमने रेट ऑफ रिटर्न का जो फार्मूला ड्राइव किया था, तो जो उसका फिफ्थ स्टेप है, तो मैम उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट ऑफ पाउंड है ऊपर माइनस हो रहा है, लेकिन मैम वो नीचे वाली फिफ्थ इक्वेशन उसमें वो है ही नहीं है। एक मिनट उसकी वहाँ से समझ हमने ड्राइव तो उसे परसों किया था, कल हमने उसे ड्राइव नहीं किया, उसकी थोड़ी सी टर्म्स आगे पीछे की हैं। ये आपके सामने आप किसकी बात कर रहे हैं, इसकी या इसकी? बच्चे इसमें से देख के बताइएगा। मैम इससे नीचे वाली की यहाँ पे क्या नहीं है, ये टर्म आपने एज इट इज यहाँ पे लिख ली है, ये वाली जी जो मैम, टर्म है ये वो हो आपने गई यहाँ काम। रख ली है। जी मैम, जो इससे फिफ्थ स्टेप में है ना, इससे भी नीचे अच्छा, इससे भी नीचे यहाँ पे जो माइनस हो रहा है इंटरेस्ट रेट ऑफ पाउंड, ये देखिए नीचे नहीं ये है। वाला, ये ये लास्ट वाली टर्म ये वाला मैम या इससे ये नीचे वाला? वाला। जी जी मैम, ये लास्ट वाली टर्म में है ना माइनस। एक मिनट, मैं यहाँ से दोबारा माइनस आपको बता देती हूँ, ये इक्वेशन तो आ गई ना यहाँ जी तक। मैम। तो इसमें से जो हम जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते होते थे ज़ाफ़िया जिसे हम कहते हैं, ये आप नीचे कॉमन ले लें। ले लिया? जी मैम। जिस तरह होता नहीं जी था, फर्ज कर लें 2/3 माइनस 4/3 होते, नीचे 3 का हम ज़ाफ़िया के ले लेते थे। कुछ जी याद मैम, आया? वो मुझे समझ आ अच्छा ठीक है। फिर इसको जब इससे डिवाइड जी किया तो यहाँ 1 आ गई, यहाँ जी तक समझ आ गई ये? जी मैम। तो ये भी वो अगर आ गई फिर ये भी जी समझ आ गई होगी। मैम। हाँ, मैम ये देखें, इसकी तो समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे जो माइनस आ रहा है इंटरेस्ट रेट ऑफ पाउंड, ये लास्ट में, ये तो ये वाला, कहाँ गया? ये ये वाला। तो उधर से सॉल्व होगा। जी मैम। एक मिनट, जी उन्होंने ये माइनस आई और ये प्लस आई इसको बाहर कॉमन यहाँ पे ले लिया हुआ, और ये माइनस इधर ही रहने दिया। जी पहले ये एक स्टेप यहाँ पे आप खुद से कर लेना जो उन्होंने नहीं किया हुआ। आप ये इजाफे के जैसे मैं कह रही हूँ या लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने से पहले आप क्या करें, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड को आप कॉमन ले लें इस जगह पे। जब जी आप उसे मैम। कॉमन लें माइनस अंदर ही रहने दें और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रैकेट डाल लें। तो जब आप वो ब्रैकेट डाल लेंगे पीछे यही रह जाएगा, जब ये बाहर कॉमन आ जाएगा माइनस उधर ही रह गया। तो उसके बाद दोबारा अब उन्होंने क्या किया इस छठे स्टेप पे कि ये जो पूरी टर्म है और ये पूरी टर्म ये एक जैसी आ गई, तो अब इसको कॉमन राइट साइड पे ले लिया हुआ है, और ये आपका पहले से मौजूद था, इसकी जगह पे फिर 1 आ गया है और इसकी जगह ये इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड आ गया। ठीक है? जी मैम। जी मैम, समझ आ गई, थैंक
इवनिंग और मॉर्निंग के सी आर एक दफ़ा बच्चों को दोबारा बता दें कि असाइनमेंट जाके अपने वो ग्रुप्स में भी शेयर कर दें कि असाइनमेंट